हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11 फाइन आर्ट का जो बुक है उसका चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है आर्ट्स ऑफ द मौर्यन पीरियड। तो इसके पहले दो चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। एक में एंशिएंट के बारे में पढ़ना था, दूसरा इंडस वैली में जो पेंटिंग कैसा होता था, उस समय का आर्ट कैसा था, उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग मौर्यन पीरियड के आर्ट के बारे में पढ़ने जाते हैं। आप इस इमेज से काफ़ी फेमिलियर होंगे पहले से ही, है ना। हमारे इंडियन का नेशनल एम्बलम है इंडिया का। तो हम लोग आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो 6th सेंचुरी BCE मतलब बिफोर क्राइस्ट इरा। तो 6th सेंचुरी BCE मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ न्यू रिलीजियस एंड सोशल मूवमेंट इन द गंगेटिक वैली इन द फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म व्हिच वर पार्ट ऑफ श्रमण ट्रेडिशन। तो कहा जा रहा है कि 6ठी शताब्दी में जो ईसा पूर्व जो 6ठी शताब्दी था, वहाँ पे देखा जाता है इंडिया गंगेटिक वैली में देखा जाए तो नए नए रिलीजन और सोशल मूवमेंट वहाँ पे फॉर्म हुए। ठीक है, जो बुद्धिज्म और जैनिज्म के फॉर्म हुए, बुद्धिज्म और जैनिज्म के फॉर्म में मतलब कि बने दो नए रिलीजन को यहाँ जन्म हुआ। विच आर पार्ट ऑफ श्रमण ट्रेडिशन। बोथ रिलीजियस बिकम पॉपुलर एज द अपोज द वर्ण एंड जाति सिस्टम ऑफ हिंदू रिलीजन। तो दोनों रिलीजियस पॉपुलर इसलिए हुआ, दोनों ज़्यादा पॉपुलर इसलिए हुए क्योंकि दोनों वर्ण सिस्टम या फिर जो जाति सिस्टम था हिंदू रिलीजन का, उसका विरोध करते थे। मगध इमर्ज एज अ पावरफुल किंगडम। मगध एक पावरफुल किंगडम के रूप में इमर्ज हुआ एंड कंसोलिडेटेड इट्स कंट्रोल ओवर द अदर रीजन। और वो अपना कंट्रोल जो दूसरे रीजन पर भी फैलाया। बाय द 4th सेंचुरी BCE द मौर्यन एस्टेब्लिश्ड देयर पावर एंड बाय द 3rd सेंचुरी BCE अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया वाज अंडर मौर्यन कंट्रोल। तो कहा जाता है कि 4th सेंचुरी BCE के आसपास जो है मौर्यन जो है अपना पावर एस्टेब्लिश किए, और 3rd सेंचुरी BCE आते आते इंडिया के एक बड़े हिस्से पे मौर्यन लोगों का राज था। अशोक इमर्ज एज द मोस्ट पावरफुल किंगडम ऑफ मौर्यन डायनेस्टी एंड पैट्रोनाइज द बुद्धिस्ट श्रमण ट्रेडिशन इन द 3rd सेंचुरी BCE। तो कहा जा रहा है कि अशोक जो है काफ़ी पावरफुल किंग के रूप में उभरा यहाँ पे, और बुद्धिस्ट श्रमण ट्रेडिशन जो बुद्धिज्म का था उसको काफ़ी ज़्यादा प्रचार किए। रिलीजियस प्रैक्टिसेज एट मैनी डायमेंशंस एंड वेर नॉट कन्फाइंड टू द जस्ट वन पार्टिकुलर मोड ऑफ वर्शिप। तो रिलीजियस प्रैक्टिस जो था मल्टी डायमेंशनल थे, कई क्षेत्रों में होते थे, कई तरह से होते थे। सिर्फ एक ही जगह मतलब कि एक ही तरह के वर्शिप का प्रैक्टिस यहाँ पे नहीं किया जाता था। वर्शिप ऑफ यक्ष एंड द मदर गॉडेज वर प्रिवेलेंट ड्यूरिंग दैट टाइम। तो उस समय यक्ष की मूर्ति का पूजा किया जाता था या फिर मदर गॉडेज की मूर्ति का पूजा किया जाता था। सो मल्टीपल फॉर्म ऑफ वर्शिप एग्जिस्टेड। इस तरह से देख सकते हैं कई तरह के वर्शिप का फॉर्म यहाँ पे एग्जिस्ट करता था। नेवरदलेस बुद्धिज्म बिकम द मोस्ट पॉपुलर सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट। तो उस समय जो बुद्धिज्म जो था काफ़ी फेमस मतलब पॉपुलर सोशल और रिलीजियस मूवमेंट हुआ। यक्ष वर्शिप वाज वेरी पॉपुलर बिफोर एंड आफ्टर द एडवेंट ऑफ बुद्धिज्म एंड इज एसिमिलेटेड इन बुद्धिज्म और जैनिज्म। तो यक्ष का पूजा करना जो सिर्फ बुद्धिज्म में नहीं बल्कि जैनिज्म में भी इसको शामिल किया गया और काफ़ी पॉपुलर था उस समय तक। यहाँ पे इमेज देख सकते हैं कि पिलर कैपिटल एंड एबेकस विद स्टाइलिश लोटस। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे अभी। आगे पढ़ते हैं पिलर्स स्कल्पचर और रॉक आर्किटेक्चर। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूप एंड विहार्स आर पार्ट ऑफ मोनास्टिक एस्टेब्लिशमेंट इन बिकम ऑफ बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। तो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में जो है स्तूप बनाना, विहार बनाना काफ़ी एक मतलब कि नॉर्मल बात हो चुका था। हाउएवर दिस पीरियड अपार्ट फ्रॉम स्तूप एंड विहार स्टोन पिलर, स्तूप और विहार के अलावा स्टोन पिलर, रॉक कट केव्स, मोनूमेंटल फिगर, स्कल्पचर्स वेर कार्व्ड सेवरल प्लेसेस। The tradition of constructing pillars is very old and it may be observed that erection of pillar was prevalent in the Achaemenian Empire as well। तो कहा जा रहा है कि ट्रेडिशन जो कंस्ट्रक्शन पिलर कंस्ट्रक्ट करने का जो ट्रेडिशन है काफ़ी पुराना था। आप इसको उसके मौर्यन के पहले भी देख सकते हैं, जैसे Achaemenian Empire जो कि ईरान के एरिया में था। बट द मौर्यन पिलर डिफरेंट फ्रॉम द Achaemenian पिलर। तो Achaemenian पिलर से डिफरेंट है मौर्यन पिलर। द मौर्यन पिलर रॉक कट पिलर दस डिस्प्लेइंग द कार्वर्स स्किल। तो हाँ मतलब कि Achaemenian पिलर से डिफरेंट किस फॉर्म में था, तो ये जो थे मौर्यन पिलर जैसे रॉक कट पिलर हुआ करते थे। ठीक है, और मतलब कि रॉक कट पिलर होने के कारण कार्वर का स्किल शो करते थे। कार्वर का मतलब कि पत्थर के काटने वाले लोग कितने स्किल्ड थे ये दिखाना चाहते थे। वेयर इज आर्किमेनियन स्किल और कंस्ट्रक्टेड इन पीस ऑफ मैसन। जबकि आर्किमेनियन जो पिलर हुआ करते थे वो मैसन के मजदूर के द्वारा पीस बाई पीस बनाए जाते थे। स्टोन पिलर वर इरेक्टेड बाय अशोक व्हिच हैव बीन फाउंड इन द नॉर्थ इंडियन पार्ट ऑफ मौर्यन एम्पायर विद इंस्क्रिप्शन इनग्रेव्ड ऑन देम। तो कहा जा रहा है कि कुछ अशोक पिलर, कई स्टोन के पिलर मिले हैं अशोक के द्वारा बनवाए गए। ठीक है, जिन पे कुछ इंस्क्रिप्शन लिखा भी गया है। इंडियन पार्ट मतलब कि नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर मिला है। द टॉप पोर्शन ऑफ द पिलर वाज कार्व्ड विद कैपिटल फिगर लाइक। कहा जा रहा है कि जो टॉप होता था पिलर का, है ना, उसमें कई तरह के जानवर का मूर्ति बनाया जाता था, जिसको कैपिटल फिगर बोला जाता था। जैसे बुल हो गया, लायन, एलिफेंट etc। ऑल द कैपिटल फिगर आर विगरस एंड कार्व्ड स्टैंडिंग ऑन अ स्क्वायर और अ सर्कुलर एबेकस। तो जितने भी कैपिटल पिलर होते थे उसके नीचे एक एबेकस यानी उनका एक बेस बनाया जाता था स्क्वायर या सर्कुलर फॉर्म में। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, सर्कुलर एबेकस है, इसको बोलेंगे एबेकस, है ना। और ये हो गया उसका कैपिटल पिक्चर, ये हो गया उसका कैपिटल फिगर हो गया। ठीक है, वह यहाँ बताया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सम ऑफ द एग्जिस्टिंग पिलर वेर विथ कैपिटल फिगर वेर फाउंडेड बखीरा, लौरिया, नंदनगढ़, रामपुरवा इन बिहार। तो कहा जा रहा है कि कुछ पिलर कहाँ का मिला है कैपिटल फिगर के साथ। तो एक जगह का नाम है बसारा बखीरा, नेक्स्ट है लौरिया, नंदनगढ़, रामपुरवा, ये सब बिहार में है।
यूपी की बात किया जाए तो सनकीसा, उसके बाद सारनाथ यूपी में है, यहाँ से पिलर मिले हैं। द मौर्यन पिलर कैपिटल फाउंड एट सारनाथ पॉपुलर और लायन कैपिटल इज द फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ मौर्यन स्कल्पचर ट्रेडिशन। तो जो लायन कैपिटल मिला है हम लोग को मौर्यन डायनेस्टी के काफ़ी एक स्कल्पचर ट्रेडिशन काफ़ी एक फाइनेस्ट एग्जाम्पल है। ये इट इज़ आवर नेशनल एम्बलम, ये हमारा नेशनल एम्बलम भी है। इट इज़ कार्व्ड विद कंसिडरेबल केयर वॉल्यूमिनस रोरिंग लायन फिगर्स फर्मली स्टैंडिंग ऑन अ सर्कुलर एबेकस विच इज कार्व्ड विद द फिगर ऑफ अ हॉर्स। तो कहा जा रहा है कि ये काफ़ी अच्छी तरीके से इसको बनाया गया। इसमें कौन कौन से जानवर है, तो हॉर्स हैं, बुल हैं, लायन है और एलिफेंट है, ठीक है। एग्जीक्यूटेड विद प्रेसिजन शोइंग कंसिडरेबल मास्टरी इन स्कल्पचर टेक्निक। तो कहा जा रहा है कि इसको देख करके बताया जा सकता है कि कितना उस समय कार्विंग का जो टेक्निक था, पत्थर के काटने का जो टेक्निक काफ़ी डेवलप था। दिस पिलर कैपिटल सिंबलाइजिंग धर्मचक्र परिवर्तन। इस पिलर कैपिटल में दिखाया गया धर्मचक्र परिवर्तन को। धर्मचक्र परिवर्तन क्या है? द फर्स्ट सर्मन बाय द बुद्ध, भगवान बुद्ध के द्वारा पहला उपदेश दिया गया था, उसको धर्मचक्र परिवर्तन बोलते हैं। वही इस पिलर के माध्यम से दिखाया गया है। बिकम अ स्टैंडर्ड सिंबल ऑफ दिस ग्रेट हिस्टोरिकल इवेंट द लाइफ ऑफ बुद्ध। मोनुमेंटल इमेज ऑफ यक्ष, यक्षिनी एंड एनिमल्स, पिलर कॉलम विद कैपिटल फिगर्स, रॉक कट केव्स बिलोंगिंग टू द 3rd सेंचुरी में फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। तो इंडिया के डिफरेंट पार्ट में ये सब चीज़ मिले हैं, जैसे रॉक कट केव हो गया, कैपिटल फिगर हो गया, पिलर हो गए, ये सब इंडिया के कई हिस्से में मिले हैं। इट शो द पॉपुलरिटी ऑफ यक्ष वर्शिप। तो इसी से ये पता चलता है कि यक्ष का वर्शिप करना कितना पॉपुलर था। लार्ज स्टैचू ऑफ यक्ष एंड यक्षिनी आर फाउंड एट मैनी प्लेसेज इन पटना। तो पटना जो कि आज बिहार का राजधानी एक काफ़ी पुराना शहर है, ठीक है। और विदिशा, मथुरा, विदिशा एमपी में पड़ता है, मथुरा यूपी में पड़ता है। तो ये तीनों शहर से कई जगह से यक्ष और यक्षिनी की मूर्ति मिला है। पटना में एक मोहल्ला है दीदारगंज, वहाँ से यक्ष का मूर्ति मिला है, काफ़ी फेमस है और काफ़ी बढ़िया मूर्ति है। दिस मोनूमेंटल इमेज आर मोस्टली इन द स्टैंडिंग पोजीशन। ये जो मोनूमेंटल इमेज जो भी बनाया गया अधिकांशतः ये स्टैंडिंग पोजीशन में ही है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि यक्ष का एक मूर्ति मिला है, ठीक, ये भी स्टैंडिंग पोर्शन में ही है। तो स्टैंडिंग पोजीशन में होते वन ऑफ द डिस्टिंग्विशिंग एलिमेंट ऑफ दिस इमेज पॉलिश सरफेस। तो सबका जो सरफेस होता था पॉलिश्ड, काफ़ी ज़्यादा पॉलिश्ड होता था। द डिपिक्शन ऑफ फेसेज इज इन फुल राउंड विद प्रोनाउंस्ड चिक्स। तो कहा जा रहा है कि फेस जो अधिकांशतः राउंड शेप में दिखाया जाता था। वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ यक्ष फिगर इज फ्रॉम दीदारगंज पटना, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो दीदारगंज जो पटना में एक जगह है, वहाँ से यक्ष का जो मूर्ति मिला है काफ़ी फेमस है, विच इज टॉल एंड वेल बिल्ट, जो काफ़ी लंबा और अच्छी तरीके से बनाया गया है। इट इज शोन सेंसिटिविटी टू वाट डिपिक्टिंग द ह्यूमन फिजिक। द इमेज इज पॉलिश सरफेस। इस इमेज का सरफेस भी काफ़ी ज़्यादा पॉलिश्ड है। टेराकोटा फिगरिन शो डिफरेंट डिलाइनेशन ऑफ द बॉडी एज कम्पेयर टू द स्कल्पचर। तो कहा जा रहा है टेराकोटा का भी फिगरिन बनाया जाता था। डिपिक्शन ऑफ मोनूमेंटल रॉक कट एलिफेंट एट धौली इन उड़ीसा शोज मॉडलिंग इन राउंड नियर रिदम। तो कहा जा रहा है कि इसके अलावा यदि देखा जाए तो डिपिक्शन ऑफ मोनूमेंटल रॉक कट एलिफेंट, तो मोनूमेंट बनाए गए थे रॉक कट एलिफेंट से, ठीक है, कहाँ? धौली इन उड़ीसा में, जो हम लोग को दिखाता है कि काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया गया। इट इज ऑल्सो द अशोकन रॉक एडिक्ट। इट हैज ऑल्सो अशोकन रॉक एडिक्ट। तो वहाँ जो है धौली में एक अशोका का रॉक एडिक्ट भी है। ऑल द एग्जाम्पल्स रिमार्केबल इन द एक्सक्यूशन ऑफ फिगर रिप्रेजेंटेशन। द रॉक कट केव कार्व्ड एट बराबर हिल्स नियर गया इन बिहार। तो बिहार के गया में, ठीक है, वहाँ नज़दीक एक बराबर का गुफा है, वहाँ पे भी पत्थर काट करके गुफा बनाया गया है, ठीक है, जिसको लोमस ऋषि केव के नाम से जानते हैं, वो भी काफ़ी फेमस है। द फैसेड ऑफ केव इज डेकोरेटेड विद सेमी सर्कुलर चैत। तो वहाँ केव का जो फैसेड है, मतलब कि जो एंट्रेंस गेट है वो सेमी सर्कुलर है और उसको काफ़ी अच्छी तरीके से सजाया गया। द एलिफेंट्स फ्रीज कार्व्ड इन द हाई रिलीफ ऑन चैत आर आर्क शो कंसिडरेबल मूवमेंट। वहाँ जो मतलब एंट्रेंस है तो वहाँ पे एलिफेंट का काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से मूर्ति बनाया गया है। द इंटीरियर हॉल ऑफ दिस केव इज रेक्टेंगुलर विद अ सर्कुलर चैम्बर एट द बैक। तो जो इस हॉल का इंटीरियर है वो रेक्टेंगुलर शेप में है, सर्कुलर चैम्बर है उसके बैक में। द एंट्रेंस इज लोकेटेड ऑन द साइड वॉल ऑफ द वॉल। द केव वॉज डोनेटेड बाय अशोक फॉर द आजीविका सेक्ट। एक केव जो है अशोक के द्वारा डोनेट किया गया था आजीविका सेक्ट के लोगों के लिए। द लोमस ऋषि केव इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस पीरियड, बट मैनी बुद्धिस्ट केव्स ऑफ सब्सिक्वेंट पीरियड एक्सिबिटेड इन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न इंडिया। कहा जा रहा है कि इसके अलावा ईस्टर्न और वेस्टर्न इंडिया में भी कई बुद्धिस्ट केव मिले हैं हम लोग को। तो जिस बराबर केव की बात कर रहे थे उसका एंट्रेंस गेट आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी आप ये जाएंगे तो गया, मतलब कि बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से कुछ किलोमीटर दूर पे आपको मिलेगा। तो आप इसी के बारे में भी हम लोग पढ़ रहे थे कि जैसे लोमस रिवर के जो एंट्रेंस है आप यहाँ देख सकते हैं कि एंट्रेंस में जो है यहाँ पे हाथी का इमेज बनाया गया, इस तरीके से ये हाथी का इमेज बनाया गया है, ठीक है। तो ये उसका एंट्रेंस है। इसका जो अंदर का सरफेस है काफ़ी ज़्यादा पॉलिश्ड है, काफ़ी ज़्यादा चमकदार सरफेस है, काफ़ी यहाँ पे अंदर में डार्क भी रहता है लेकिन, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि ड्यू टू पॉपुलरिटी ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म स्तूप एंड विहार पर कंस्ट्रक्टेड ऑन लार्ज स्केल। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे, इसलिए स्तूप और विहार काफ़ी बड़े स्केल पे यहाँ पे बनाए जाते थे। हाउ वेयर देयर आर आल्सो एग्जाम्पल ऑफ फ्यू ब्राह्मणिकल गॉड्स इन द स्कल्पचर रिप्रेजेंटेशन। तो कहा जा रहा है कि हालांकि
कुछ ब्राह्मणिकल गॉड यानी कुछ हिंदू देवता देवी देवता का मूर्ति वहाँ पे मिलता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट स्तूप्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑफ द रिलिक्स ऑफ बुद्ध एट राजगढ़। तो कहा जा रहा है कि बुद्ध के रिलिक्स पे कई जगह स्तूप बनाए हैं। रिलिक्स कहने का मतलब होता है कि जहाँ पे भगवान बुद्ध का कुछ अवशेष मिला हुआ है, ठीक है, मतलब कि वहाँ उनके मरने के बाद का उनका बोन्स या फिर उनका पुराना सामान जो यूज करते थे उसको अंदर गाड़ करके एक बॉक्स में रख करके ज़मीन के अंदर गाड़ करके वहाँ पे स्तूप बनाया गया है। तो अधिकांशतः स्तूप इसी तरीके से बनाया गया। जैसे यहाँ पे कहाँ बनाया गया, ओवर द रिलिक्स ऑफ बुद्ध, भगवान बुद्ध के रिलिक्स पे कहाँ बनाया गया है, तो राजगढ़, वैशाली, बेटाडीपा और पावा, ये 4 जगह बिहार में है। उसके अलावा कपिल वस्तु, अलाकप्पा, रामग्राम इन नेपाल, कुशीनगर एंड पीपलवीना इन उत्तर प्रदेश। द टेक्सचुअल ट्रेडिशन also mention construction of various other स्तूप on the relics of Buddha and several places including अवंती एंड गंधार which are outside the Gangetic Valley। तो कहा जा रहा है कि टेक्सचुअल ट्रेडिशन में मतलब कि टेक्स्ट में ये बताया भी गया है कई जगह कि अब स्तूप बनाया गया था भगवान बुद्ध का, और भी कई जगह गंगा वैली के बाहर में, जैसे अवंती और गंधार जो कि अफगानिस्तान में है, ठीक है, वहाँ भी भगवान बुद्ध का कई मूर्ति वहाँ पे मिलता था, लेकिन अब सब तोड़ दिया गया है मुस्लिम इन्वेडर्स के द्वारा, ठीक है। तो अब वहाँ पे शायद नहीं मिलता भगवान बुद्ध का मूर्ति, हाल में भी वहाँ तोड़ा गया। तो हर जगह तो डिवेस्टेशन हो ही रहा है, ऐसा आप देख सकते हैं। तो गंगा वैली के बाहर भी यहाँ पे कहा गया, गंगा वैली के बाहर भी भगवान बुद्ध का स्तूप बनाया गया था, मूर्ति भी कई जगह बनाया गया था। स्तूप बिहार एंड चैत्य आर पार्ट ऑफ बुद्धिज्म एंड जैन मोनेस्टिक कॉम्प्लेक्स। तो कहा जा रहा है कि स्तूप बिहार और चैत्य जो है बुद्ध और जैन दोनों मोनेस्टिक कॉम्प्लेक्स के हिस्से हैं, बट द लार्जेस्ट नंबर बिलोंग टू द बुद्धिस्ट रिलीजन। वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ स्तूप इन द 3rd century बैरत इन राजस्थान। तो राजस्थान में एक बैरत जगह, वहाँ पे भी काफ़ी एक अच्छा स्तूप मिलता है, द ग्रेट स्तूप ऑफ सांची, जिसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे। वाज बिल्ट विद ब्रिक्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोक। तो अशोक के समय बनाया गया था, बाद में इसके बाद गेट जो है दूसरे राजा के द्वारा बनवाया गया था इसका। सब्सिक्वेंटली मैनी सच स्तूप आर कंस्ट्रक्टेड विद द शो द पॉपुलरिटी ऑफ बुद्धिज्म। उसी तरीके से देखते और भी कई तरह के स्तूप बनाए गए थे जो पॉपुलरिटी शो करते हैं बुद्धिज्म के। From the 2nd century BC onward, we get many inscriptional evidence mentioning donors and times of the profession. The pattern of patronage has been very collective one. There were very few inclines of royal patronage. Patrons range from lay devotees to गृहपति एंड किंग। तो पैट्रन जो होते, पैट्रन कहने का मतलब कि जो दान देते थे, जमीन दान देते थे स्तूप वगैरह बनाने के लिए, उसमें कई तरह के लोग होते थे, हर लेवल के लोग होते थे, ठीक है, भक्त होते थे, गृहपति, किंग, सब तरह के लोग होते थे। However, there are very few inscription mentioning the names of artisans such as कान्हा। तो कहा जा रहा है कि हालांकि इंस्क्रिप्शन पे आर्टिसन का नाम नहीं लिखा होता था, ठीक है, काफ़ी कम जगह मिला है। जैसे हमें बताया जा रहा है कि कान्हा एट पितलखोड़ा एंड हिज डिसाइपल बालक एंड कॉन्डन गेम्स इन महाराष्ट्र। तो जैसे इस गेम में वहाँ के आर्टिसन का नाम लिखा हुआ मिला कि किस आर्टिस्ट के द्वारा बनाया गया। आर्टिसन कैटेगरी लाइक स्टोन कार्वर, गोल्ड स्मिथ, स्टोन पॉलिशर, कारपेंटर आल्सो मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन। तो वहाँ पे ये भी बताया गया कि कौन सा आर्टिस्ट किस तरह का कंट्रीब्यूशन दिया था, जैसे कौन गोल्ड स्मिथ था, कौन पत्थर काटने वाला था, कौन पॉलिश करने वाला था, है ना। तो इस तरह के इंस्क्रिप्शन मिले। ये जो धौली के बारे में हम लोग बात किए थे उड़ीसा में, वहाँ का ये मूर्ति दिखाया गया, एलिफेंट का वहाँ का मूर्ति, और ये बराबर केव का, जिसको लोमस रिसिप केव के नाम से जानते हैं। यहाँ पे अब इमेज के सहारे दिखाया गया लायन कैपिटल सारनाथ। तो सारनाथ का जो लायन कैपिटल आप यहाँ पे देख सकते हैं। नीचे में 4 जानवर, यहाँ पे घोड़ा और बुल दिखाई दे रहा है, घोड़ा और बुल। इसके अलावा हाथी और एक शेर यहाँ भी है। 4 शेर तो ऊपर में है ही, यहाँ पे 4 शेर तो हैं ही। इसके अलावा 4 जानवर यहाँ पे भी हैं। यहाँ पे चक्र है, शोकर चक्र, जो हमारा अभी झंडा में है, और यहाँ पे बुल है, यहाँ पे घोड़ा है, पीछे एक हाथी और एक शेर। 4 जानवर नीचे भी है, और एक यहाँ पे लोटस है। इसका जो एबेकस है लोटस का है, जो उल्टा लोटस का है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा नेशनल एम्बलम भी है, लायन कैपिटल एट सारनाथ। ये सारनाथ यदि आप जाइएगा तो वहाँ एक म्यूजियम, वहाँ पे आपको ये ओरिजिनल वाला देखने को मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल इसी पोजीशन में। आगे पढ़ते हैं तो इसको अब अलग अलग हिस्से में बांट करके यहाँ बताया गया। जैसे सबसे पूर्व पर जानवर के बारे में, फिर बीच वाला, ये 3 पोर्शन में इसको यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं इसको काफ़ी डिटेल में, क्योंकि हमारा नेशनल एम्बलम है तो इसके बारे में जानकारी रखना हमारा एक मोरल ग्राउंड पे भी जानकारी रखना चाहिए, हमारा एक धर्म बनता है कि अपने देश के प्रति वफादार रहें। एट लायन कैपिटल डिस्कवर्ड मोर देन 100 years ago एट सारनाथ नियर वाराणसी, इट इज जनरली रेफर टू सारनाथ लायन कैपिटल। तो कहा जा रहा है कि वाराणसी में इसको डिस्कवर किया गया था, ठीक है, काफ़ी लगभग 100 साल पहले डिस्कवर किया गया था वाराणसी में, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा पहले नहीं डिस्कवर किया गया, ये भी ध्यान रखिएगा, कुछ ही साल पहले, आई थिंक 1910 के आसपास से डिस्कवर किया गया था, खुदाई में निकला था, उसके पहले किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं था। तो आप इस इमेज में देख सकते हैं, बिल्कुल उसी दिन का इमेज है जिस दिन इसको मतलब कि ज़मीन से निकाला गया था सारनाथ में। तो आप इस तरीके से, है ना, मतलब आप देख सकते हैं सारनाथ में उस दिन और भी कई चीज़ मिले थे, पिलर वगैरह मिले थे, भगवान बुद्ध की मूर्ति देख सकते हैं। ये सारा चीज़ आपको वहाँ के म्यूजियम में मिलेगा। यदि आप कभी सारनाथ घूमने जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं
कि ASI के द्वारा जिस दिन ये निकाला गया था उसी दिन का ये फोटोग्राफ है, सरकारी वेबसाइट से लिया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे हम जूम इन कर रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं जो भी हम लोग नेशनल एम्बलम जिसको हम लोग यूज करते हैं। तो मतलब कि 100 साल, आज के लगभग 100 साल पहले, अभी 2020 चल रहा है, तो इसको आई थिंक 1910 में निकाला गया है। उसके पहले किसी को इसके बारे में जानकारी भी नहीं था। ठीक है, तो उस दिन यहाँ से और भी कई चीज़ निकले थे, जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर में आसपास में देख सकते हैं। आगे पढ़ते हैं कि इट इज बिल्ट इन कमेमोरेशन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ फर्स्ट धर्मचक्र परिवर्तन। तो ये जो है किस लिए बनाया गया था, तो धर्मचक्र परिवर्तन को मार्क करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो धर्मचक्र परिवर्तन क्या है, तो भगवान बुद्ध के द्वारा पहली बार उपदेश दिया गया था सारनाथ में, उसी को मार्क करने के लिए उसी के यादगार में बनाया गया था, सारनाथ में बनाया गया था। द कैपिटल वॉज बिल्ट बाय अशोक, ये जो अशोक के द्वारा बनाया गया था। द कैपिटल ओरिजिनली कंसिस्ट ऑफ 5 कंपोनेंट पार्ट, तो इसमें पहले 5 कंपोनेंट पार्ट थे। ठीक है, तो पहले था साफ्ट, जिसको कई पार्ट में अभी मतलब कि टूट चुका है, विच इज ब्रोकन इन मैनी पार्ट नाउ। एक लोटस था, ड्रम ऑन द बेल बेस्ड विथ द 4 एनिमल प्रोसीडिंग क्लॉकवाइज, द फिगर्स ऑफ द 4 मेजेस्टिक अडोस लायन एंड द क्राउनिंग एलिफेंट एंड द क्राउनिंग एलिमेंट। धर्मचक्र लार्ज व्हील वाज आल्सो पार्ट ऑफ दिस पिलर, धर्मचक्र भी इस पिलर का पार्ट था। हाउएवर दिस व्हील इज लाइंग इन ब्रोकन कंडीशन एंड डिस्प्लेस्ड इन द साइट म्यूजियम एट सारनाथ। तो कहा जा रहा है कि व्हील जो है अभी ब्रोकन कंडीशन में है, जिसको सारनाथ के म्यूजियम में रखा गया है। द कैपिटल विदाउट द क्राउनिंग व्हील एंड द लोटस बेस हैज बीन एडॉप्टेड द नेशनल एम्बलम। तो याद रखिएगा कि इस कैपिटल को बिना क्राउनिंग व्हील के, ठीक है, इसके ऊपर एक क्राउनिंग व्हील भी पहले था इसके ऊपर में। ठीक है, इसके ऊपर एक क्राउनिंग व्हील भी था जो अभी अलग रखा गया है। ठीक है, तो क्राउनिंग व्हील के अलावा द कैपिटल विदाउट द क्राउनिंग व्हील एंड द लोटस, और बिना लोटस के, ठीक है, ये लोटस भी नहीं है। तो इतने दूर को जो है हम लोग नेशनल एम्बलम के रूप में यूज करते हैं। तो ये आप यहाँ याद रखिए कि कैपिटल विदाउट क्राउनिंग व्हील एंड द लोटस बेस हैज बीन अडॉप्टेड द नेशनल एम्बलम। तो यहाँ पे पहले 5 पार्ट में इसको बांट सकते, साफ्ट यानी कि जो डंटा यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं। दूसरा है ड्रम ऑन द बेल बेस विथ 4 एनिमल प्रोसीडिंग क्लॉकवाइज। फिर है द फिगर ऑफ 4 मेजेस्ट एडोर्स लायन। उसके बाद क्राउनिंग एलिमेंट। ठीक है, ये 5 पार्ट में इसको बांटते हैं। नाउ केप्ट इन आर्कोलॉजिकल म्यूजियम एट सारनाथ, जैसा कि 3 पार्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं। चौथा पार्ट हो गया एक डंटा और 5वां पार्ट हो गया इसका क्राउनिंग एलिमेंट। ठीक है, क्राउनिंग एलिमेंट को अलग करके अभी रख दिया गया है। नाउ केप्ट इन द आर्कोलॉजिकल म्यूजियम एट सारनाथ, द कैपिटल हैज 4 लायंस फर्मली सीटेड बैक टू द सर्कुलर एबेकस। तो कहा जा रहा है कि अभी इसको रखा गया है सारनाथ म्यूजियम में। नाउ केप्ट इन आर्कोलॉजिकल म्यूजियम एट सारनाथ, द कैपिटल हैज 4 लायन, कैपिटल में 4 लायन है जो मतलब कि सब अपना बैक को एक तरह से सटा करके बैठे हुए एक सर्कुलर एबेकस में। ये जो सर्कुलर एबेकस है आपको ये देख सकते हैं। और बताया गया है कि द लायन फिगर्स ऑफ द कैपिटल वेरी इंप्रेसिव एंड मैसिव। एक लायन फिगर जो कैपिटल का काफ़ी इंप्रेसिव है। द मोनूमेंटली ऑफ द इमेज इज इजिली नोटिसेबल। द फेशियल मस्कल्चर ऑफ द लायन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो लायन का जो फेशियल मसल जो बनाया गया है उसका देखने में काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लायन देखने में लगता है। द इन्वर्स लाइन ऑफ हिप्स एंड सब्सिक्वेंट इफेक्ट ऑफ प्रोजेक्शन एट द एंड ऑफ हिप्स सो द स्कल्पचर ऑब्जेक्शन फॉर नेचुरलिस्टिक डिपिक्शन। तो कहा जा रहा है कि यहाँ पे जैसे ये सब जो बनाया गया है, ये जो हिप्स के पास बनाया गया, लेग्स वगैरह बनाया गया है, इस ऐसा लगता है कि बिल्कुल नेचर में, मतलब कि नेचुरल व्यू यहाँ पे दिया गया है कि लगता है कि सही में 4 जानवर वहाँ पे बैठा गया है। द लायन अपीयर एज दे हैव हेल्ड देयर ब्रेथ। तो लायन को ऐसा अपीयर किया गया कि जैसे अपना सांस रोके हुए है ना। आप यदि लायन को ध्यान से देखें तो लगता है ऐसे अपना सांस रोके हुए है, जीभ निकाले हुए है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इमेज में भी देख सकते हैं। यदि इसको डिस्क्राइब करने के लिए आ जाए तो आप ये सब लिख सकते हैं कि लायन कुछ इस तरीके से बैठाया गया है कि जैसे वो अपना सांस रोके हुए है। द लायन ऑन द मेन ऑफ द शार्प एंड फॉलो द कन्वेंशन दैट वर प्रैक्टिस ड्यूरिंग दैट टाइम। तो लायन जो है कहा जा रहा है कि द लायन ऑफ द मेन आर शार्प एंड द फॉलो द कन्वेंशन दैट वर प्रैक्टिस ड्यूरिंग दैट टाइम। द सर्फेस ऑफ द स्कल्पचर हैवली पॉलिश, सरफेस काफ़ी ज़्यादा पॉलिश है। यहाँ तक कि आज भी यदि आप आपको सही मतलब कि नज़दीक से इसको देखिएगा तो काफ़ी ज़्यादा चमकदार लगता है। विच टिपिकल ऑफ द मौर्यन पीरियड। मौर्यन पीरियड का काफ़ी बड़ा खासियत था कि उस समय जितने भी पत्थर का इमेज आपको मिलेगा उस समय काफ़ी ज़्यादा पॉलिश्ड होते हैं, चाहे वो यक्ष का मूर्ति हो पटना का या सारनाथ के लायन पिलर हो। और हम दोनों देखें इसलिए हम आपको अपना एक रियल व्यू वहाँ पे दिखा रहे हैं। जो यक्ष का जो मूर्ति है पटना में न्यू म्यूजियम में जाइएगा, वहाँ का जो अभी नया म्यूजियम बना है एक, वहाँ जाइएगा तो आपको देखने के लिए मिलेगा। द करली मेन्स हेड प्रोड्यूसिंग वॉल्यूम, द वेट ऑफ द बॉडी ऑफ ईच लायन फर्मली सोन बाय स्ट्रेच्ड मसल्स ऑफ द फीट। तो कहा जा रहा है कि वेट जो है प्रत्येक लायन का इस तरीके से देख के लगता है कि अपना पूरा भार अपने फीट पे दे हुए है। द एबेकस इज द डिपिक्शन ऑफ चक्र। एबेकस में एक चक्र है विच इज 24 स्पोक्स इन ऑल 4 डायरेक्शन एंड अ बुल, हॉर्स, एलिफेंट एंड अ लायन बिटवीन एवरी चक्र। तो कहा जा रहा है कि 4 जानवर भी है, ठीक है, बुल, हॉर्स, एलिफेंट और लायन, और सबके बीच में चक्र है। ठीक है, चारों जानवर के बीच में चक्र है। आप इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे घोड़ा और हॉर्स और बुल के बीच में यहाँ पे जो चक्र दिख रहा है उसी तरह से सब जानवर के बीच में चक्र है भी है।
द एपिकस ऑफ डिपिक्शन ऑफ चक्र हैव 24 स्पोक्स, 24 स्पोक है, यही चक्र लिया गया हम लोग के द्वारा झंडा में। ठीक है, द मोटिव ऑफ चक्र बिकम सिग्निफिकेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ धर्म चक्र इन द एंटायर बुद्धिस्ट आर्ट, ईच एनिमल फिगर डिपिक्ट स्टिकिंग टू द सर्फेस इज वॉल्यूमिनस, इट्स पोस्चर क्रिएटिंग मूवमेंट इन द सर्कुलर एबेकस। तो कहा जा रहा है कि हर किसी का पोस्चर मूवमेंट की तरह दिखाया गया है, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे घोड़ा के ऊपर देख सकते हो तो लग रहा है घोड़ा दौड़ रहा है ना। तो हर जानवर को इस तरह से दिखाया गया कि हर जानवर जो है मोशन में है। ठीक है, द सर्कुलर एबेकस इज सपोर्टेड बाय इन्वर्टेड लोटस कैपिटल, तो सर्कुलर एबेकस जो है उसके नीचे एक इन्वर्टेड लोटस है ना, मतलब उल्टा लोटस रखा गया है, जैसे आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, इन्वर्टेड लोटस कैपिटल, ईच पेटल ऑफ द लोटस इज स्कल्प्टेड कीपिंग माइंड इन डेंसिटी। तो कहा जा रहा है कि लोटस के हर एक पेटल को यहाँ पे दिखाया गया है, क्लियर एकदम देख सकते हैं हर एक लोटस का पेटल यहाँ पे। द लोअर पोर्शन इज कर्व प्लेन्स नीटली कार्व, तो जो लोअर पोर्शन है काफ़ी अच्छे तरीके से कार्व किया गया है, जो लोअर पोर्शन यहाँ पे देख सकते हैं। बीइंग ए पिलर इमेज इट वाज कंसीव्ड टू बी व्यूड फ्रॉम ऑल साइड, दस देयर इज नो बाउंडेशन ऑफ फिक्स्ड व्यू पॉइंट। तो कहा जा रहा है पिलर इमेज था, तो पिलर इमेज को हम लोग कई मतलब चारों तरफ से देख सकते हैं, इसीलिए इसका कोई स्पेशल व्यू पॉइंट नहीं है, कोई फ्रंट व्यू या बैक व्यू नहीं है, चारों तरफ से इसको हम लोग देख सकते हैं। अ लायन कैपिटल इज ऑल्सो बीन फाउंड एट सांची बट इज डिप्लीकेटेड कंडीशन। तो कहा जा रहा है कि ऐसा ही एक लायन कैपिटल सांची में भी मिला है, लेकिन वो इतने बेटर कंडीशन में नहीं है। द मोटिव ऑफ लायन कैपिटल कंटिन्यू टू इवन द सब्सिक्वेंट पीरियड। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो दीदारगंज का जो यक्षिणी की हम बात कर रहे हैं, तो उसी का यहाँ पे बैक व्यू है, फ्रंट व्यू दोनों आप देख सकते हैं। काफ़ी सुंदर फोटो में भी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पॉलिश देखने में ही लग रहा है ना। तो ये दीदारगंज पटना से मूर्ति मिला है, जो पटना के म्यूजियम में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आई थिंक ये इमेज भी पटना के म्यूजियम का ही है, जो आपको बुक में दिया गया है। तो बिल्कुल इसी कंडीशन में आपको पटना में मिलेगा। यहाँ पे हालांकि मूर्ति का कुछ हिस्सा टूट चुका है खुदाई के कारण। ठीक है, आप यदि पटना में आए कभी तो मौर्यन एक्सकेवेशन साइट जरूर घूमें। पटना में एक मौर्यन एक्सकेवेशन साइट है, वहाँ पे आपको मौर्य से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा आर्ट एंड स्कल्पचर देखने को मिलेगा। यहाँ पे जैसे मूर्ति यहाँ पे टूट चुका है, आप यहाँ भी देख सकते हैं, उसी मूर्ति के यहाँ पे दिखाया गया। अब उसी को डिटेल में यहाँ पढ़ना है, यक्ष एंड यक्षिणी की मूर्ति को। तो हम लोग पढ़ते हैं, द लाइफ साइज स्टैंडिंग इमेज ऑफ यक्षिणी होल्डिंग अ फ्लाई व्हिस्क। ठीक है, चौरी जिसको बोलते हैं, फ्लाई व्हिस्क फ्रॉम दीदारगंज नियर मॉडर्न पटना इज अनदर गुड एग्जांपल ऑफ कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ मॉडर्न पीरियड। तो कहा जा रहा है लाइफ साइज, यानी कि लाइफ साइज कहने मतलब कि बड़ा मूर्ति आदमी के साइज का। ठीक है, मॉडर्न पटना से मिला है, जो भी एक मॉडर्न पीरियड का एक गुड स्कल्पचर का दिखाता है। केप्ट इन पटना म्यूजियम, इट इज अ टॉल वेल पोर्ट्रेटेड प्रोपोर्शन। तो कहा जा रहा है कि पटना म्यूजियम में रखा हुआ है और काफ़ी लंबा और अच्छी तरीके से मेंटेन्ड है। फ्री स्टैंडिंग स्कल्पचर राउंड मेड इन सैंडस्टोन विद पॉलिश सरफेस, ये सैंडस्टोन का बना हुआ, सरफेस काफ़ी ज़्यादा पॉलिश किया हुआ। चौरी इज हेल्ड इन द राइट हैंड, ये अपने राइट हैंड में चौरी की ली हुई है। तो यहाँ यदि इसका डिस्क्रिप्शन आता है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, राइट हैंड में ली हुई है। तो उससे में याद नहीं रहता आदमी को, सबको याद रहता है कि हाँ हाथ में एक फ्लाई व्हिस्क था, लेकिन किस हाथ में था ये क्लियरली याद नहीं रहता है। तो ये ध्यान रहे, राइट हैंड में था। आप इस इमेज में भी देख सकते हैं राइट हैंड में है ना, हम लोग का ये लेफ्ट है लेकिन उसका ये राइट है। ठीक है, क्योंकि उधर से खड़ा है। तो राइट हैंड में चौरी को ली हुई है। आगे कि हेल्ड राइट हैंड, वेयर इज द लेफ्ट हैंड इज ब्रोकन, लेफ्ट हैंड टूटा हुआ है, मतलब इमेज में टूटा हुआ है। द इमेज शो सोफिस्टिकेशन इन ट्रीटमेंट ऑफ फॉर्म एंड मीडियम, इमेज जो है शो करता है कितने तरीके से, मतलब कितने अच्छे से इसको बनाया गया। द स्कल्पचर सेंसिटिव टुवार्ड द राउंड मस्कुलर बॉडी इज क्लियर विजिबल, स्कल्पचर में मतलब मस्कुलर बॉडी को क्लियर हम लोग देख सकते हैं, किस तरीके से मसल्स को यहाँ शो किया गया है। द फेस इज राउंड फ्लेसी चिक विद द नेक इज रिलेटिवली स्मॉल। तो कहा जा रहा है कि फेस में काफ़ी अच्छे से फ्लेस यहाँ पे दिखाया गया, चिक्स को अच्छे से बनाया गया है, जबकि नेक जो है काफ़ी उसके मुकाबले मतलब नॉर्मल के मुकाबले छोटा दिखाया गया प्रोपोर्शन में। द आइज नोज एंड लिप्स आर शार्प, आँख नोज और लिप तीनों शार्प हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। फोल्ड्स ऑफ मसल्स आर प्रॉपरली रेंडर्ड, तो जो मसल्स का जो फोल्ड है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे मसल्स का जो फोल्ड है, कहीं भी आप मसल्स के फोल्ड को देखें यहाँ पे तो काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया गया यहाँ पे, वही यहाँ बताया जा रहा है। द नेकलेस बीड्स आर फुल इन राउंड हैंगिंग टू द बेली, नेकलेस जो है बेली तक यानी कि पेट तक लटकता हुआ यहाँ पे है। इसमें आप देख सकते हैं ऐसे जो नेकलेस है यहाँ पे ये पेट तक लटकता हुआ है, वही इसमें दिखाया गया है ये भी। The tightening of garment around the belly created the effect of bulging belly. The lower garments have been rendered with a great care. तो जो कह रहा है कि नीचे का जो कपड़ा है उसका भी काफ़ी अच्छी तरीके से बनाया गया। Every fold of the garment of the legs is shown by protruding lines clinging to the legs which also create a somewhat transparent effect. तो कहा जा रहा है कि कपड़ा में भी जो जैसे कपड़ा पहनने में जो भी लाइनिंग बनता है, कपड़ा के ऊपर जो लाइनिंग बनता है उसको भी क्लियरली दिखाया गया। द इमेज स्टैंड फर्मली ऑन द लेग्स, इमेज जो है अपने लेग पे ही खड़ा है। हैवीनेस इन द टॉर्सो इज डिपिक्टेड बाय हैवी ब्रिस्ट। तो कहा जा रहा है टॉर्सो किसको बोलते हैं, तो गर्दन से कमर तक की इमेज को हम लोग टॉर्सो बोलते हैं। तो कहा जा रहा है कि टॉर्सो में काफ़ी इसका हैवी यहाँ पे जैसे देखने को लगता है। द बैक इज इक्वली इंप्रेसिव, द हेयर इज
टाइड इन नॉट एट द बैक, तो हेयर भी नॉट बनाया हुआ है हेयर का। द बैक इज बेयर, ड्रैपरी एट द बैक्स कवर बोथ लेग्स, तो जो ड्रैपरी यानी कपड़ा है उससे लेग को कवर किया हुआ। द फ्लाईविस इन द राइट हैंड इज शोन विद द इनसाइड लाइंस कंटिन्यूड ऑन द बैक ऑफ द इमेज, तो इमेज के बैक में भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया, हम लोग वापस आते हैं तो यहाँ पे जैसे इसके बारे में बात किया जा रहा था कि बैक जो है क्लियरली खाली है, यहाँ पे बैक पे कोई कपड़ा नहीं है और इससे जो है ढका हुआ है। और राइट हैंड में जो फ्लाईविस था इससे इसका भी लाइनिंग यहाँ पे क्लियरली देखा जा सकता है। लेफ्ट हैंड इसका टूटा हुआ है राइट हैंड में। और इमेज यहाँ पे जैसे जो बाल की बात किया जा रहा था, यहाँ पे नॉट बनाया हुआ है जो बाल में इस तरीके से बांधा जाता है। नेकलेस उसके बेली तक लटका हुआ है, तो इसको इस तरीके से हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये था इसके बारे में। आगे पढ़ते हैं। द मेथड ऑफ वर्किंग वाज कलेक्टिव इन नेचर एंड एट टाइम्स ओनली अ स्पेसिफिक पर्सन ऑफ मोन्यूमेंट इज सेड टू हैव बीन पैट्रोनाइज्ड अ पर्टिकुलर पैटर्न, तो कहा जा रहा है कि जो वर्किंग का मेथड था, ठीक है, एक कलेक्टिव था नेचर में और उस समय एक स्पेसिफिक पर्सन, मतलब कि हर एक मोन्यूमेंट को किसी एक के द्वारा पैटर्नाइज किया जाता था, मतलब किसी एक राजा के द्वारा उसको देखरेख किया जाता था, डोनेशन दिया जाता था उसके लिए। इन द सब्सिक्वेंट सेंचुरी स्तूप पर इलेबोरेटली बिल्ट विद सर्टेन एडिशन लाइक इनक्लोजिंग दो सर्कम्बुलेटरी पाथ विद रेलिंग और स्कल्पचर डेकोरेशन, तो कहा जा रहा है जैसे जैसे टाइम पास करता गया नए नए इनोवेशन इसमें होते गए, जैसे रेलिंग बनाया जाने लगा, चारों तरफ घेराबंदी करने लगा। देयर आर न्यूमरस स्तूप कंस्ट्रक्टेड अर्लियर बाय एक्सपेंडिंग न्यू ट्रेडिशन वेर मेड इन सेकंड सेंचुरी BC। द स्तूप कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल ड्रम एंड सर्कुलर अंडा with a hermica and छत्र at the top. The remain consistent throughout the minor variation changing the shape and size। तो इमेज में मेनली क्या होता था, एक सर्कुलर अंडा होता है, इसको बोला जा रहा है। उसके बाद हर्मिका होता है, हर्मिका या फिर छत होता है, तो मतलब इस पे एक बनाया जाता है, उसको हर्मिका बोलते हैं। अपार्ट फ्रॉम सर्कम्बुलेटरी पाथ, यानी सर्कम्बुलेटरी पाथ जिसको प्रदक्षिणा पथ बोला जाता है, ठीक है। गेटवे वेयर एडेड, गेट आजकल गेट भी बनाया, मतलब कि कुछ बाद में गेटवे बनाया जाने लगा। 10 वेयर एलोबरेशन इन स्तूप आर्किटेक्चर, इस तरीके से स्तूप आर्किटेक्चर में धीरे धीरे एलोबरेशन होने लगा। देयर इज एम्पल स्पेस फॉर द आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर्स फॉर द प्लेन एलोबरेशन टू द कार्व आउट इमेजेस। ड्यूरिंग द अर्ली फेज ऑफ बुद्धिज्म, बुद्ध इज डिपिक्टेड सिंबॉलिकली थ्रू फुटप्रिंट, स्तूप, लोटस थ्रोन, चक्र, etc। तो कहा जा रहा है कि भगवान बुद्ध के अर्ली फेज में देखा जाए, मतलब पहले देखा जाए तो मूर्ति नहीं बनाया जाता था, बल्कि फुटप्रिंट के उनसे शो किया जाता था, स्तूप से शो किया जाता था, लोटस थ्रोन से शो किया, चक्र से शो किया जाता था। दिस इंडिकेटेड आइदर सिंपल वर्शिप और पेइंग रिस्पेक्ट एट द टाइम डिपिक्ट हिस्टोरिकल ऑफ लाइफ इवेंट। ग्रेजुअली नैरेटिव बिकम अ पार्ट ऑफ बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। दस इवेंट फ्रॉम द लाइफ ऑफ बुद्ध, जातक स्टोरीज में मैनी डिपिक्टेड ऑफ द रेलिंग्स एंड तोरन्स ऑफ द स्तूप्स। तो कहा जा रहा है कि जैसे हीनयान में अभी भी जो है मतलब कि सिंबल का ही पूजा किया जाता है, जो सिंबल हम लोग पढ़ रहे हैं उसी का पूजा किया। लेकिन महायान जब आया बुद्धिज्म में तो उस समय से मूर्ति बनाने लगा, और मूर्ति जो भी मैंने जातक स्टोरी को सुन करके स्तूप, जैसे स्तूप या फिर जो रेलिंग वगैरह बनाया गया स्तूप में चारों तरफ से पाथ वगैरह बनाए, जातक स्टोरी को सुन करके बनाया जाने लगा। मैनी synoptic narrative, continuous narrative and episodic narrative were used in pictorial tradition. While events from the life of Buddha became the important theme in all the Buddhist monuments, the Jatak story became equally important for sculpture decoration। तो कहा जा रहा है कि जैसे जैसे जो लाइफ बुद्ध के जो लाइफ का इवेंट है, while the events from the life of Buddha become an important theme in all Buddhist monument, तो जितने बुद्धिस्ट मोनूमेंट है सब भगवान बुद्ध के लाइफ के इवेंट से इंस्पायर हैं। तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि जातक स्टोरी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि स्कल्पचर डेकोरेशन, मतलब कि जितना कि स्कल्पचर का डेकोरेशन करना उतना ही जातक स्टोरी भी इंपॉर्टेंट हो गया बुद्धिज्म में। द मेनली इवेंट एसोसिएटेड विद द बुद्धिस्ट लाइफ वेयर द फ्रीक्वेंटली डिपिक्टेड इवेंट एट द बर्थ। तो कहा जा रहा है कि जो कुछ भी दिखाया जाता है उसमें फ्रीक्वेंटली क्या दिखाया जाता है, तो बुद्ध के बर्थ को दिखाया जाता है, रिनाउंसिएशन को दिखाया जाता है, इनलाइटमेंट को दिखाया जाता है, धर्मचक्र परिवर्तन को दिखाया जाता है, महापरिनिर्वाण को दिखाया जाता है। एमोंग द जातक महापरिनिर्वाण का होता है जब आदमी जो है लिबरेशन प्राप्त कर लेता है अपने साइकिल ऑफ बर्थ से, जो जन्म और मृत्यु का चक्र है उससे छुटकारा पा लेता है, तो उसी को महापरिनिर्वाण बोलते हैं। और एमोंग द जातक स्टोरी देयर फ्रीक्वेंटली डिपिक्टेड है, तो जातक स्टोरी में क्या क्या दिखाया जाता था, तो छादंत जातक, उसका है विदुर पुंडित जातक, रूरू जातक, सीबी जातक, तो ये सब जातक स्टोरी का डिफरेंट फॉर्म है। ठीक है, इसी के साथ चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।